Hello guys, welcome to Studemy Plus. Guys, I am going to discuss biology part of SAT 2 which was conducted in our Telegram channel Studemy NEET. I hope you all are familiar with these questions. So without any further delay, let's start. Guys, you can see here the first question, that is the electrostatic precipitator is used for removing particulate matter from. गाइज आपने आंसर की तो देख लिया, आपको आंसर भी पता होगा और अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होगे तो ये आंसर 1 सेकेंड में करके आ जाते। ठीक है, तो आंसर क्या है? एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। गाइज ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, उन्होंने क्या लिखा है? इट रिमूव्स द 99%, ये डाटा याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नीट की फेवरेट क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन देते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं और ये बहुत डेप्थ में देते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ लेना और डायग्राम। ओके, तो ये क्या करते हैं? इट रिमूव्स 99% पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इससे आपको पता होना चाहिए एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बाकी तो देखने का ज़रूरत ही नहीं। एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, नो, ऑटोमोबाइल से स्मोक निकलता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, नो, एंड किचन वेस्ट, नो। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज्ड वायर हैं, जो कि मेंटेन होते हैं सेवरल 1000 वोल्ट्स पे। ठीक है, 1000 वोल्ट्स पे। गाइस इसका हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डाटा हो चाहे डायग्राम हो। डायग्राम में भी फिलअप करके देते हैं, यहाँ तो आपको इजी लगेगा पर वहाँ टफ लगता है, याद रखना। सो इसे देख कर जाना। ओके, सो 1000 वोल्ट पे मेंटेन होता है। ये क्या करता है? प्रोड्यूस कोरोना। गाइस कोरोना वायरस नहीं जो आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा रहा है, वो नहीं। देखो ये इट प्रोड्यूस द कोरोना। देखो यहाँ पर क्या हुआ? डिस्चार्ज कोरोना। और कोरोना क्या करता है? रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है, आपको पता है। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट से डर्टी एयर आ रहे होते हैं, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे अगर डर्टी एयर हैं तो उसमें जो डस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर डिस्चार्ज कोरोना जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ। देखो यहाँ पर अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद उसको भी वो निगेटिव चार्ज बना देते हैं, मैक्स द निगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड होता है, जो कि कलेक्टिंग प्लेट्स जो कि ग्राउंडेड होता है। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल है, अब इसे क्रॉस करेंगे तो ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो दोनों अपोजिट चार्ज हो गए, तो ये अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट हो गया, सारा एक सेटल हो गया, तो अब बचा क्या? डर्टी एयर में से अगर डस्ट पार्टिकल हट जाएगा, डर्टी एयर माइनस डस्ट पार्टिकल, तो क्या बचेगा? क्लीन एयर बचेगा, तो क्लीन एयर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर होती है वो बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी लो। ठीक है, जो ये एयर की वेलोसिटी है बिटवीन द प्लेट्स लो होनी चाहिए, मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स टू फॉल, ताकि वो सेटल हो जाएं, ताकि वो कलेक्शन प्लेट जो कि ग्राउंडेड है उस पर सेटल हो जाएं, उस पर फॉल हो जाएं। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंपॉर्टेंट है। ओके, now come to the next question, and that is photochemical smoke formed in congested metropolitan cities mainly consist of। गाइज आपको आंसर तो पता होगा, आंसर बता दो कौन सा है? ओजोन, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन है ना? ओके, लेकिन रटने से नहीं होगा। चलो मैं कुछ इसकी बेसिक्स बताती हूँ। एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? स्मोक मतलब क्या होता है? हेज इन द एटमोसफियर, हेज इन द एटमोसफियर। ये किस चीज़ का मीनिंग है? स्मोक का। ठीक है, स्मोक मीन्स हो गया हेज इन द एटमोसफियर। और इसमें क्या होता है? बिकॉज ऑफ 2 पार्ट का फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? स्मोक तो आपको पता चल गया। बिकॉज ऑफ 2 ऑक्साइड्स दैट इज ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सनलाइट। ठीक है, ड्यू टू सनलाइट विच एक्ट्स ऑन द पॉल्यूटेंट। ये क्या होता है? हैज़ इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ 2 ऑक्साइड, जो कि ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ड्यू टू सनलाइट, इस पर सनलाइट एक्ट करता है एंड वो फिर पॉल्यूटेंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स पे एक्ट करते हैं। होता क्या है बेसिकली इसमें? देखो एक्चुअली इसका कंपोनेंट्स जो है ना फोटोकेमिकल स्मोक का, वो कंपोनेंट्स होता है ओजोन। फर्स्ट होता है ओजोन।
ओके। सेकेंड होता है पेन, पेन क्या होता है अभी आगे बताऊंगी। एंड थर्ड होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सम हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ओके, समझ गए? तो क्या होता है इसमें, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि इसका कंपोनेंट है आपने देख लिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे बना है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? रिएक्ट करता है एयर से। ये एयर से रिएक्ट किया और बनाता क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट, एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट और बनाता क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? ये रिएक्ट करता है किसके साथ? अनबर्न्ड, जो जला हुआ नहीं है, हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ। और उसके बाद क्या होता है? बनता है क्या है? जब ये रिएक्ट किया अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ तो बनता है पर ऑक्सी रेडिकल। क्या बनता है? पर ऑक्सी रेडिकल। ओके, अब आगे ऐसे थोड़ी रेस करना होगा। पर ऑक्सी रेडिकल। अब पर ऑक्सी रेडिकल क्या होता है? पर ऑक्सी रेडिकल के पास दो चांसेस होते हैं, एक तो वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? पेन, दैट इज़ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाता है ओजोन। ठीक है, सो आपको सारे कंपोनेंट्स मिल गए। क्या क्या होता है? ओजोन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। हो गया कंप्लीट गाइस। होप आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश करी है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ ये डायग्राम है गाइस। ये डायग्राम मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने का ज़रूरत है। कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो। गाइस आप ही बता दो। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स एज ABCDE रिस्पेक्टिवली। गाइस ए क्या है बताओ, आप ही बताओ, फटाफट बताओ। देखो यार, फ्रंटल लोब है, बी क्या है? पेराइटल है, सी क्या है? टेम्पोरल है, एंड डी क्या है? ओसिपिटल है, एंड जो ई है वो हायोड बोन है। अब ये बोलोगे ये मैं आपको बताऊं तो नहीं गाइस, ये तो पूरा NCERT का डायग्राम है। अगर आपने NCERT अच्छे से करी है तो इसको तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। तो गाइस अगर 4 ट्रिक्स टू लर्न द टॉपिक्स यू कैन गो थ्रू माई चैनल 2, दैट इज़ नीट गाइड वे फॉर नीट। देयर आई यूज टू टीच लेसन्स विद ट्रिक। चेकआउट कर लेना गाइस, होप इट विल हेल्प यू। और सच में हेल्प करेगा, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, एक बार देख तो लेना। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गाइस मैं और ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका मतलब नहीं बनता है। आपको पता ही है NCERT का डायग्राम है, बड़ा बड़ा डायग्राम भी दिया है, तो फिर आगे का ऑप्शन जान जाओगे गलत ही है। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो इसको थोड़ा देखते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से आगे देखते हैं। ऐसे तो बहुत ईजी है, बट एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं देखो। एलिमिनेट कैसे करेंगे? द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। इसमें इन्होंने देखो गाइस, गलती मत करना, एक चीज़ जो कि गलती हो जाता है। क्या गलती होता है नीट में? आप देखो इसको ना, हड़बड़ में गड़बड़ होगा, क्या होगा? करेक्ट देख लोगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में 2 बार तो क्वेश्चन का आंसर जब आप पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि करेक्ट कौन सा है भाई, करेक्ट कौन सा। आपको लगेगा सारा तो करेक्ट है, अरे करूं क्या, यहाँ ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ऑल द 3 ऑल द अबव ऐसे दिया ही नहीं है, करे क्या। तो एक्चुअली गाइस नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही देखते हैं इसमें। द प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। ये राइट है। क्यों? नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स जो होता है वो बर्ड्स में मेटाबॉलिक इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, दैट्स वाई बर्ड्स कैन विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स सो दैट द बर्ड्स कैन रिस्पायर, इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। ओके, सो मेटाबॉलिक रेट क्या करता है? इंक्रीज करता है नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक। ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं। ये तो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, देखो ये तो करेक्ट निकल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। अच्छा एक बात बताओ, इंसेक्ट्स कौन से फाइलम में आता है? बताओ। ऑर्थोपोडा। ओके,
सो अब ऑर्थोपोडा में भी क्लास होता है इंसेक्टा, उसके अंदर इंसेक्ट्स आता है, ठीक है। सो ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा में क्या होता है, सर्कुलेटिंग ट्रैकिया, यू नो ना, तो सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये तो आपको पता है, ये तो सही है, तो ये तो सही है। नाउ थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करेंट फ्लो फैसिलिटेट्स इफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। यस, ये भी सही है। काउंटर करंट क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना। वाटर इधर चाहता है, अगर मान लो वाटर इन चाह रहा है तो ब्लड आउट जाएगा, वाटर एंड ब्लड इस डायरेक्शन में जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, काउंटर करंट फ्लो करता है। देखो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके दिखाती हूँ। ये देखो वाटर है, ये वाटर है और ये ब्लड है, ठीक है, वाटर और एयर, ये वाटर और एयर है, सॉरी एयर। तो क्या होता है, वाटर और एयर का फ्लो हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, इट फैसिलिटेट्स द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। ओके, काउंटर करंट आपने बहुत अच्छे से एक एक्सक्रीशन चैप्टर वाले, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है काउंटर करंट मैकेनिज्म, आपको पता होगा, उससे क्वेश्चन भी आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काउंटर करंट से मुझे याद आया, आप प्लीज़ देखना, बहुत अच्छे से मैंने बताया है और आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर देना। ओके, सो काउंटर करंट फ्लो यही होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर NaCl और यूरिया का होता है ये, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, देखते हैं, ये तो 3 हमारा सही निकला, ये और हमें ये पूछा इनकरेक्ट, तो अब तो लास्ट वाला इनकरेक्ट होगा ही। सो क्योंकि यहाँ पर सारे तो दिए नहीं हैं, ठीक है, तो ऑप्शन भी उसी अकॉर्डिंग है। तो फोर्थ देखते हैं, द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। गाइस, रेसिडुअल एयर क्या होता है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो लंग्स में एयर बच जाते हैं, कब, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में एयर बच जाते हैं, जब आप पूरी तरह से मान लो एक्सपायर कर दिए, एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद फिर भी कुछ एयर्स हमारे लंग्स में बचे रहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल एयर इन लंग्स। तो उससे क्या कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता है ना, वो तो होना ही होगा, उतना तो हमारे लंग्स को ज़रूरत भी है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, डिक्रीज़ कर देता है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि इंस्पिरेशन को डिक्रीज़ करता है। नहीं, ये गलत है, तो इन्होंने गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन सही है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो इनकरेक्ट ही है, ठीक है। सो गाइस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कीस्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज। देखो, पहले एक इकोसिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। ये सारे स्पीसीज हैं, ये सॉरी स्पीसीज, ओके, नाउ रेड कलर, ओके। नाउ की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, मान लो ये की स्टोन स्पीसीज है, ठीक है, रेड वाला, और ये सारे जो ग्रीन वाले हैं वो स्पीसीज हैं। तो की स्टोन स्पीसीज जो होता है इन एन इकोसिस्टम आर दोज दैट प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। नहीं, ये मैक्सिमम नंबर पे होंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलो क्या प्रॉब्लम होगा, कीस्टोन स्पीसीज वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से स्पीसीज उनके आसपास रहने वाले रह सकते हैं और कौन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सो एक तरह से ये इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये स्पीसीज यहाँ रहने लायक है या नहीं रहने लायक है। बट ये अगर मैक्सिमम नंबर में होंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, अगर मान लो फॉरेस्ट में सिर्फ टाइगर रहेंगे, ठीक है, तो हार्बीवोर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सारे हार्बीवोर ख़त्म हो जाएंगे, फिर तो इकोसिस्टम रहेगा ही नहीं हमारा, क्योंकि हमें तो डाइवर्सिटी चाहिए ना। अगर टाइगर भी, अगर मान लो सिर्फ टाइगर रहे हैं, उन्होंने सारे हार्बीवोर को खा लिया, तो फिर हार्बीवोर नहीं रहेंगे तो बाद में तो वो भी मरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें फिर तो खाना ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उन्हें मैक्सिमम नंबर पे नहीं होना चाहिए, वो लेस नंबर में होते हैं, ठीक है। नाउ डेट आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, नो दे आर नॉट मोस्ट फ्रीक्वेंट इन ए 10 to 20 ईयर्स इस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं, ठीक है। सो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन, अटेनिंग अ लार्ज बायोमास, नो, मिनिमम बायोमास होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। सो यही है, ये डिसाइड करते हैं कि ये ग्रीन वाली स्पीसीज रह सकती है या नहीं रह सकती है, मतलब ये मेरे आसपास रहने लायक है या नहीं। सो इट मेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। सो गाइस, आई हैव डिस्कस्ड होल द
which was asked in your set 2. If you feel the explanation will help you, then please like and subscribe the channel, as well as comment me for any doubts or suggestions. Guys, you can also go through my channel NEET Guide Way for NEET. Maybe it will help you a lot. एक बारी जाने में प्रॉब्लम क्या ही है, जाकर देख लेना. Okay guys, then till next meeting, take care guys, bye bye.